बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पीछे लेक्चर्स को आप देख रहे हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हों आप काइंडली मुझसे पूछ लिया करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थर्मोरेगुलेशन। यानी अब हमने जो होम्योस्टेसिस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि होम्योस्टेसिस ऑस्मोरेगुलेशन की शक्ल में भी हो रही है, होम्योस्टेसिस जो है वो एक्सक्रीशन की शक्ल में भी हो रही है, और होम्योस्टेसिस जो है वो थर्मोरेगुलेशन की शक्ल के अंदर भी हो रही है। तो आज हम होम्योस्टेसिस की जो लास्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ी थी दैट वाज थर्मोरेगुलेशन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्मोरेगुलेशन क्या है? कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट इन ऑर्गेनिजम्स टू कोप विद इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इंक्लूडिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। यानी कि जब हमारा ऐसा सिस्टम जो कि हमारे इन्वायरमेंट में आने वाले टेम्परेचर चेंजेस के हिसाब से हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करवाता है, दैट इज़ नॉन एज थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन हम प्लांट्स में भी डिस्कस करेंगे, थर्मोरेगुलेशन हम एनिमल्स में भी डिस्कस करेंगे, और थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो मैमल्स में हम ह्यूमन को बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्लांट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लांट्स के अंदर दो तरह की इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज दे कैन टॉलरेट लो टेम्परेचर। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर के हिसाब से प्लांट्स में दो तरह के मैकेनिज़्म वर्क कर रहे हैं। एक है इवेपोरेटिव कूलिंग और दूसरा है हीट शॉक प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर हम इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग क्या है? एरियल पार्ट से वाटर का वेपर्स की शक्ल में निकलना, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो प्लांट जो है वो इवेपोरेशन करके अपनी बॉडी को ठंडा कर लेते हैं। हॉट एंड ड्राई वेदर में प्लांट्स को डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, बहुत ड्राई लैंड है और वो इवेपोरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि प्लांट्स के अंदर पानी की कमी हो जाए। तो प्लांट्स उस सिचुएशन के अंदर अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेते हैं। जब वो स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेंगे तो इवेपोरेशन तो रुक जाएगी, इसका मतलब है प्लांट्स के अंदर कूलिंग मैकेनिज़्म रुक गया। इस तरह की सिचुएशन के अंदर या इस तरह के प्लांट्स जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर अगर वो बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन करें तो उनको ड्राई होने का खदशा होता है, तो वो अपने अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स बना लेते हैं। हीट शॉक प्रोटीन हमें ऐसे प्लांट्स में मिलती हैं जो टेम्परेट रीजन के अंदर रहती हैं और उन्हें 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में प्लांट्स की जो स्पेसिफिक सेल्स हैं दे सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड द हीट शॉक प्रोटीन। These protein embrace enzymes and other proteins thus help prevent denaturation। अब ये प्रोटीन क्या करती हैं? इनका बेसिकली काम किया इनका काम ये है कि इंजाइम्स और वो प्रोटीन्स जो मेटाबॉलिज्म करवा रही हैं या वो प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं उनकी डीनेचरेशन होने से बचाती है। हमें पता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंजाइम का स्ट्रक्चर या प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हो सकता है। तो उनको डीनेचर होने से बचाने के लिए ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं ये सामने आ जाती हैं। मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अगर किसी प्रोटीन की डीनेचरेशन होनी है तो वो कोशिश करेंगे इंजाइम्स और मेटाबॉलिक प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली प्रोटीन्स की ना हो, उनकी अपनी डीनेचरेशन हो जाए। डैमेज ऑफ हाई टेम्परेचर डीनेचर द इंजाइम्स एंड डैमेज द मेटाबॉलिज्म देयरफॉर हार्म्स और किल द प्लांट। वही वाली बात है कि अगर ये प्रोटीन्स ना हो तो इतने हाई टेम्परेचर के अंदर प्लांट्स की इंजाइम्स या मेटाबॉलिज्म के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो सकती हैं और प्लांट की इवन की डेथ भी हो सकती है। ये तो हो गया हाई टेम्परेचर के अंदर प्लांट कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट्स लो टेम्परेचर में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। लो टेम्परेचर में एक तो अडाप्टेशन ये है कि प्लांट्स अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बना लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कि जो फैटी एसिड्स हैं ये दो तरह के हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर ऑलमोस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, या वो फैट्स बना रहे होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ऑयल बनते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे कहीं जाके, यानी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर जाकर जो है वो किसी हद तक सॉलिडिफाई होना शुरू होते हैं। आमतौर पे उनकी सॉलिडिफिकेशन नहीं होती। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि जितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन होती है सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो उतना ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या करते हैं? दे हेल्प मेम्ब्रेन टू मेनटेन स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन। वही बात हो गई कि अपने आप को सॉलिडिफाई नहीं होने देते, मेम्ब्रेन को सॉलिडिफाई नहीं होने देते। दिस अडाप्टेशन रिक्वायर्स टाइम बिकॉज ऑफ दिस रीज़न रैपिड चिलिंग टू प्लांट इज़ मोर स्ट्रेसफुल दैन ग्रेजुअल ड्रॉप इन द एयर टेम्परेचर। तो ये जो प्रोसेस है ना बहुत स्लो होता है, वो इसी वजह से क्योंकि वो कहते हैं कि अगर एकदम से चिलिंग हो ना प्लांट्स में
तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो प्लांट्स में अगर चिलिंग का प्रोसेस होता भी है तो स्लो 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 स्लो। खैर, डैमेज ऑफ लो टेम्परेचर, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं लो टेम्परेचर के? इन लो टेम्परेचर द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ अल्टर्ड। जाहिर है कि लो टेम्परेचर होगा तो क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है, उससे मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो चेंज हो जाएगी। और क्योंकि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस करवाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा रही है, ऑस्मोसिस करा रही है। तो अगर उसकी मेम्ब्रेन ही चेंज हो जाएगी तो ये सारे के सारे प्रोसेस भी रुक सकते हैं। अच्छा, it is because lipid of the membrane become locked into the crystalline structure which affect the transport of solute। वही है कि अगर फ्लूइडिटी चेंज हो जाएगी तो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं वो लॉक हो जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो रुक सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, और बहुत लो टेम्परेचर में मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। तो इस फ्रीजिंग टेम्परेचर की कंडीशन में प्लांट्स जो हैं उनमें क्या क्या अडाप्टेशन है? फर्स्ट आपको क्या बताई हुई है? द प्लांट नेटिव टू कोल्ड रीजन सच एज ऑक्स, मैपल्स, रोजेज एंड अदर प्लांट्स हैव अडाप्टेड टू ब्रिंग चेंज इन सॉल्यूट कंपोजिशन ऑफ द सेल। तो वो क्या करते हैं? ऐसे प्लांट जो बहुत कोल्ड रीजन में रहते हैं वो अपने सेल की सॉल्यूट कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूट कंपोजिशन को चेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत लो टेम्परेचर के अंदर उनका साइटोसोल सुपर कूल तो हो जाता है लेकिन उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती है। यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन चेंज करने से वो अपने आप को क्रिस्टलाइज होने से बचा सकते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में सेल के अंदर आइस क्रिस्टल बन जाती हैं। वो जो आइस क्रिस्टल हैं वो क्या करती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सेल को अंदर से नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि वो आइस क्रिस्टल जो हैं वो परफोरेट हो जाती हैं, बाहर की तरफ निकल आती हैं प्रोटोप्लाज्म से, मेम्ब्रेन के अंदर सुराख पैदा कर देती है ना परफोरेशन करके, एंड ऑर्गेनेलिज हैंस किल द सेल, और इस तरह से वहाँ से निकल आई और फिर सेल को नुकसान पहुँचा सकती हैं। यानी कि अगर आप देखें ना, लाइक अगर हम बात करते हैं कि ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, लाइक ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर हम कहते हैं जी गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब हमें पता है सेल के अंदर वाटर भी होता है। अगर वाटर जम जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, तो ये क्या करेगा? वाटर ऐसे ना क्रिस्टल्स की शक्ल में बाहर परफोरेशन कर देगा, ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और सिर्फ इस तरह से ऑर्गेनेलिज के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। अब जो आसपास के सेल्स हैं वहाँ तक पेनिट्रेट कर जाएगा। इस तरह से सेल्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली तमाम जगह पर यह प्रोसेस फैल जाता है और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो ये थी प्लांट्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन। अब हम देखते हैं एनिमल्स में जो थर्मोरेगुलेशन है वो किस तरह से हो रही है। सबसे पहले आपको कंडीशन या कुछ टर्मिनोलॉजी समझाई हुई हैं, यानी कि एक है बॉडी हीट, हीट गेन एंड लॉस। टेम्परेचर ऑफ एनिमल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। यानी एनिमल्स की अगर हम बात करें ना, तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसके जिस्म में होने वाले मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। It further depend on rate of heat production through metabolic processes and the rate of external heat gain and rate of heat loss। तीन चीज़ें हो गई। एक हो गया उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। दूसरी चीज़ है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कितनी हीट को गेन कर सकता है। तीसरी कंडीशन है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कितनी हीट को लूज़ कर सकता है। ये तीन फैक्टर्स हैं जो किसी भी एनिमल की बॉडी टेम्परेचर को बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन एन एनिमल एंड इट्स इन्वायरमेंट डन इन न्यूमरस वेज। अब ये जो हमने कहा ना एक्सचेंज है, एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस, ये दोनों की दोनों चीज़ें मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रही हैं। प्रिंसिपली इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन एंड डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट ट्रांसफ़र हीट इनटू द एनिमल। तो बेसिकली सनलाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इनटू द एनिमल्स एंड आउट ऑफ द एनिमल, वेयरएज रेडिएशंस एंड इवेपोरेशन ट्रांसफ़र हीट आउट ऑफ द एनिमल, आउट ऑफ द प्लांट। यानी अगर हम आउट ऑफ द इन्वायरमेंट अगर हम बात करते हैं कि हीट गेन कैसे हो रहा है तो वह सनलाइट है। अगर हम बात करते हैं हीट लूज़ कैसे हो रही है तो रेडिएशन की फॉर्म में, और ऑब्वियस बात है इवेपोरेशन की फॉर्म में। तो टेम्परेचर रेगुलेशन के हिसाब से या टेम्परेचर की मेंटेनेंस के हिसाब से हमारे पास एनिमल्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये दो बेसिस के ऊपर बनाई गई है। एक क्लासिफिकेशन स्कीम जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से, और एक हमारे पास है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन।
हीट प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, तो हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है। हम अगर पहली क्लासिफिकेशन की बात करें, विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन द एनवायरनमेंट, तो एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स क्या हैं, जिसको हम पुरानी क्लासेस में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पढ़ते थे। होम्योथर्म्स जिनको हम पुरानी क्लासेस में वार्म ब्लडेड एनिमल्स पढ़ते थे। तो पोइकिलोथर्म्स क्या है, दीज आर द एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड टू फ्लक्चुएट मोर और लेस एज द एयर और वाटर टेम्परेचर चेंज। जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, इन एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। इनमें इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, कुछ रेप्टाइल्स आ जाते हैं। होम्योथर्म्स क्या हैं, होम्यो सेम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने वाले, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसमें बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। कौन कौन सी, लाइक डीप सी फिश मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट नेचुरल सराउंडिंग। आमतौर पर फिशेज़ को हमने पोइकिलोथर्म्स में रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती हैं, तो वो तो होम्योथर्म्स होनी चाहिए। लेकिन अब एक फ़िश की बेस पर अब कैसे क्लासिफिकेशन करें। इसके अलावा कहते हैं लीजर्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। लीजर्स अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही हैं, रेगुलेट करती होती हैं, चेंज करती होती हैं। कुछ बर्ड्स और एनिमल्स भी ऐसे हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तमाम के तमाम एनिमल्स की कैटेगरी को। उसके लिए फिर हमने एक और क्लासिफिकेशन बनाई, विच बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द हीट प्रोडक्शन। उस हिसाब से हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनकी हमने 3 कैटेगरीज बनाई। कौन कौन सी, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हेटेरोथर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथर्म्स की। द एनिमल दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन इज एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड द एंडोथर्म्स। ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी की जो हीट है वो अपने ही मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बना रहे हैं, एंडोथर्म्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमन्स भी एंडोथर्म्स में आते हैं। एग्जाम्पल है मैमल्स, बर्ड्स, कुछ फिशेज एंड फ्लाइंग इंसेक्ट्स। एक्टोडर्म क्या है, दीज आर द एनिमल्स विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, हाउएवर दे प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल दैट इज एक्सचेंज क्विकली विद द इन्वायरमेंट। कहते हैं अब इन्वायरमेंट से हीट लेंगे, किसी हद तक अपनी हीट बना रहे हैं, लेकिन बहुत लो लेवल की बना रहे हैं, और जो जितनी हीट बनाते हैं उसको फ़ौरन से इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। हेटेरोथर्म्स क्या है, those animals who are capable of varying degree of endothermic heat production but generally do not regulate their body temperature within a narrow range। मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक इंटरमीडिएट के तौर पर है, यानी उनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो एंडोथर्मिक हीट को मतलब इतनी एबिलिटी है कि वो एंडोथर्मिक हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी टेम्परेचर को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। उनमें बैट्स, हमिंग बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आता है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। हमने ना इधर पढ़ा था कि 3 चीज़ें हैं जो कि एनिमल्स के अंदर ना हीट को मेंटेन करवा रही हैं। एक हमने बात की थी कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, दूसरी हमने बात की थी कि एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस, यानी इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो अब हम उसी चीज़ को देख रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट है उसके साथ वो हीट एक्सचेंज कैसे करते हैं एनिमल्स। उसके लिए एनिमल्स में डिफरेंट अडाप्टेशंस हैं, लाइक स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियरल अडाप्टेशन। तो इन तीनों अडाप्टेशंस को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन की, यानी एनिमल्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो इन्वायरमेंट के साथ हीट रेगुलेशन करवाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, दीज मे बी लॉन्ग टर्म चेंज इन सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन और प्लेजेस द फर, हेयर, वूल एक्सेट्रा ऑफ मैमल्स। कुछ ऐसे हैं जिनमें उनकी स्किन के नीचे फैटी लेयर मौजूद है जो इन्वायरमेंट के अंदर करवा रही है, हीट गेन एंड हीट लॉस को मेंटेन करवा रही है। कुछ एनिमल्स में प्लेग्स मौजूद हैं जैसे फर, हेयर, वूल वगैरह। द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाले ग्लैंड, जो जिनसे पसीना आता है, लंग्स, दे आर मॉडिफाइड फॉर द पेंटिंग। कुछ एनिमल्स में पेंटिंग का प्रोसेस हो रहा है, जैसे डॉग्स में होता है। डॉग्स क्या करते हैं, वो अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल लेते हैं और तेज़ी के साथ सांस लेते हैं, उनकी ज़ुबान में पसीना आया हुआ होता है जिससे उनकी जो बॉडी है ठंडी हो सकती है, उसको हम पेंटिंग कहते हैं। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन क्या है, यानी बॉडी की फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड। दीज रेगुलेट ब्लड फ्लो टू द स्किन, जिस तरह का चेंज होगा, जिस तरह का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होगा, उस हिसाब से वो अपने ब्लड फ्लो को मेंटेन करेंगे। स्पेसिफिकली देयर इज़ अ ग्रेटर ब्लड फ्लो इन वार्म टू डिसिपिएट हीट एंड लोअर इन द कोल्ड टू प्रिवेंट द हीट लॉस। तो वो कहते हैं कि इसके अलावा मतलब अब वो क्या करते हैं कि अगर
उन्होंने अपनी बॉडी से हीट डिसिपिएट करनी है, बॉडी से हीट को बाहर निकालना है, तो अपने ब्लड फ्लो को तेज़ कर देते हैं। और अगर उन्होंने मतलब वो कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हैं, ठंड लग रही है, तो ब्लड फ्लो को कम कर लेंगे। द एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल्स कॉज प्लमेज, फ्लफिंग और ब्रश सम टाइम टू ऑर्डर टू गेट एयर इनटू इट। तो कहते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने मसल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जैसे शिवरिंग सी आना शुरू हो जाती है, बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, या अपने फर को खड़ा कर लेते हैं। इस तरह से भी अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर सकते हैं। सिमिलरली एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इज़ डन फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग। इसी तरह से अगर बहुत गर्मी लग रही है तो पसीना आना शुरू हो जाता है स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए, तो बॉडी ठंडी हो जाती है। बिहेवियरल अडाप्टेशन, वो बिहेवियर कैसा देते होते हैं कुछ एनिमल्स। दीज इंक्लूड मूविंग ऑफ द एनिमल टू एन इन्वायरमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन देयर इज मिनिमम। पहली कंडीशन, सबसे पहला बिहेवियर क्या है, गर्मी लग रही है तो किसी ठंडे इलाके में चले गए, ठंड लग रही है तो किसी गर्म इलाके में चले गए। एग्जाम्पल दे रहे हैं ग्राउंड स्क्यूरल्स की, दे मूव टू बरोज इन मिड डे हीट एंड लीजर्ड बास्क इन सन टू गेन हीट। जैसे वो कहते हैं लीजर्स हैं, उन्होंने अगर हीट लेनी है तो वो सन के नीचे आ जाएंगी, या स्क्यूरल्स जो हैं उनको बहुत गर्मी लगती है तो वो अपने उसमें चली जाती हैं, बर्ड्स के अंदर चली जाती हैं। एनिमल ऑल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स। वो अपने पोस्चर्स के हिसाब से भी जो है ना, अपने पोस्चर्स को चेंज करके भी हीट लॉस, हीट गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर उन्हें किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर सनलाइट है, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है कहीं और जाने का, अगर वो चाहते हैं कि हीट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, तो इस तरह से लेटेंगे कि मैक्सिमम बॉडी उनकी ना सूरज के सामने होगी। अगर उन्होंने हीट कम से कम गेन करनी है तो वो इस तरह से मतलब अपने बॉडी को सेट करेंगे कि उनकी जो बॉडी है वो कम से कम सूरज के सामने हो। तो इस तरह से अपने बॉडी पोस्चर्स को चेंज करके भी रेगुलेशन कर सकते हैं। तो ये थी एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। आप यहाँ तक इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।